गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसके पीछे के पूर्व वैदिक काल के पीछे के सभी टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, चाहे आर्यों का मूल निवास स्थान हो या भौगोलिक विस्तार हो या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट एंड रिलीजियस यानी धार्मिक उनकी व्यवस्था क्या थी, यानी धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये पीछे के सब आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं 76180253 और 04। आपकी प्रॉब्लम यानी समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं इसलिए निश्चिंत होकर के पढ़िए, सिलेक्शन श्योर एज सर्टेन है, आप लोग चिंता न करिए। तो आइए पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और पूर्व वैदिक काल का जो समय निर्धारण है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग पीछे के क्लास में भी देख लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हों तब पीछे के सभी जो टॉपिक हैं उनको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि कोई वीडियो आपसे मिस न हो। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो आर्यों की यानी पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, ठीक। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था और कृषि था। और इसमें भी जो प्रमुख था वह पशुपालन नंबर 1 पर था और कृषि सेकेंडरी थी। इस काल में ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस काल में पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में जो पशुपालन था वह प्रमुख स्थान पर था। पशुपालन की प्रमुखता थी, पशुपालन ही वह अधिक करते थे और कृषि सेकेंडरी था, ठीक। अगला पॉइंट है पशुपालन का उल्लेख 176 बार आया है। तो ऋग्वेद में पशुपालन का उल्लेख 176 बार आया है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। और कृषि का उल्लेख 24 यानी 24 बार आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इस प्रकार ऋग्वेद से ही यह ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और एग्रीकल्चर यानी कृषि सेकेंडरी थी। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में या पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गाय का था यानी काऊ का था, ठीक है। इसे गाय को अघन्या कहा गया था। गाय को बताया गया है क्या, तो पूरा सेंटेंस भी आप लोगों को पढ़ देते हैं कि ऋग्वेद में महत्वपूर्ण पशु गाय को बताया गया है। यानी पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में पशुओं में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। इसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है जिसे मारा न जा सके, ठीक है। और गाय विनिमय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। गाय मूल्यवान पशु के रूप में भी प्रयोग किया जाता था या मूल्यवान वस्तु के रूप में भी माना जाता था। क्रय विक्रय का आधार गाय ही था, ठीक है। कभी आपको ऋग्वेद में मिलेगा, लास्ट में हम ऋग्वेद पढ़ाएंगे तो उसमें सारे 10 मंडल बता देंगे, उससे संबंधित मुख्य मुख्य सारी बातें तो वहां पर आपको बताएंगे। एक ऋषि थे, अपने पुत्र को 100 गायों में बेच दिए। तो इससे यह पता लगता है कि गाय विनिमय का साधन भी था। पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में महत्वपूर्ण पशु था, अघन्या कहा जाता था और विनिमय के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के 4th मंडल यानी चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है तो क्या क्या उल्लेख मिला है, टर्मोलॉजी पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उन बातों पर भी डिस्कस कर देंगे कि कहाँ कौन कौन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना भी है। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कृषि पूर्व वैदिक काल में कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। इस बात को ध्यान आप लोग रखिएगा। और ऋग्वेद में उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। दूसरी टर्मिनोलॉजी है लांगल। लांगल हल के लिए प्रयोग किया जाता था, हल के लिए प्रयोग किया जाता था। अगली टर्मिनोलॉजी है कीवास। कीवास हलवाहा के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है वृक्क। वृक्क बैल के लिए प्रयोग किया जाता था। सीता हल से बनी नाली के लिए प्रयोग किया जाता था, या ऐसे समझ लीजिए जूते हुए खेत को। ठीक है, हल से बनी नाली को के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है, या जूते हुए खेत को भी सीता कहा जाता था। अब अगला टर्मिनोलॉजी है अवध। अवध कूप को कहा जाता था। इसके बाद क्षेत्र खेत को कहा जाता था। इसके बाद है खील। खील परती भूमि को कहा जाता था। इसके बाद है दात्री। हसिया को कहा जाता था। स्थवी धान्य कोठार को कहा जाता था। ठीक है, जिसको अन्न कोठार भी कहते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है उर्दर। उर्दर होता था अनाज मापने का पात्र। ओके, अब आगे देख लेते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पड़ी शब्द। पड़ी व्यापारियों को कहा जाता था। पड़ी व्यापारी के लिए प्रयोग किया जाता था शब्द। अगला है नद्र। नद्र चटाई बनाने वालों को कहा जाता था। ठीक है, अगला टर्मिनोलॉजी है कुंभकार, चर्मकार, और फिर अगला है वाय वस्त्र बनाने वाले लोग, और निष्क आभूषण को के लिए प्रयोग किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि उर्वरा आपके एग्जाम में पूछ डाला है, उपजाऊ भूमि को कहते थे। एक बार सीता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, आपके जीआईसी लेक्चरर एंड पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है, आगे भी आएगा कि सीता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, या सीता से तात्पर्य क्या है। तो हल से बनी नाली अथवा जूते हुए खेत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अवध कूप। इसके बाद है अगली टर्मिनोलॉजी क्षेत्र। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षेत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता था, खेत के लिए। फिर अगली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है खील। खील परती भूमि को कहा जाता था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद स्थवी भी पूछा जा चुका है धान्य कोठार के लिए। और इसके बाद उर्दर भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक दो बार। अनाज मापने का यह पात्र होता था। तो यह ऋग्वेद के चौथे मंडल में यह कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग मिलता है। इससे यह लगता है कि पूर्व वैदिक कालीन आर्य कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य में हल का प्रयोग करते थे, उपजाऊ भूमि होती थी, और फिर किन किन फसलों का, ठीक है, उपजाऊ भूमि होती थी, परती भूमि होती थी, ठीक। और अवध कूप का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई के लिए नहर और कुएं का प्रयोग करते थे। तो किन किन फसलों का यह उत्पादन करते थे आर्य लोग, पूर्व वैदिक कालीन आर्य लोग, यव का यानी जौ का, गोधूम गेहूं का, धान्य का, सरसों का। तो यह महत्वपूर्ण फसलें हैं जो जिनका पूर्व वैदिक काल में उत्पादन किया जाता था। ओके, तो कई बार एग्जाम में यव भी पूछा गया है। यव किसे कहते हैं, जौ को। गोधूम भी पूछा गया है, गेहूं को कहते थे। तो और धान्य, तो यह इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य होते थे या पूर्व वैदिक काल में प्रचलन में था, जिसे आप कह लीजिए कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों के विकास में आपको देखेंगे कि नद्र चटाई बनाने वाला वर्ग होता था, यह था। वाय वस्त्र बनाने वाला वर्ग था। निष्क आभूषण को कहते थे, तो आभूषण बनाने वाला भी वर्ग था, ठीक है। तो इस प्रकार इस काल में पड़ी शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जो व्यापारी होते थे। और व्यापारियों का कार्य आप लोग जान ही रहे हैं
सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रय विक्रय के लिए ले जाना या ले जाते थे, वहां पर अपना वो उसका क्रय विक्रय करते थे। ठीक है, तो पणी शब्द कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पणी किसे कहते थे, व्यापारियों को कहते थे, तो इंपॉर्टेंट है। तो समराइज एक बार हम लोग कर देते हैं कि पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसके अलावा कृषि था, कृषि का सेकेंडरी स्थान था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में पशुओं में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। इसे अघन्या कहा जाता था, इसे न मारा जा सके, और यह गाय बहुत मूल्यवान पशु थी या वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। क्रय विक्रय के साधन में भी गाय को ही आधार माना जाता था। ओके, और इस काल में कृषि में यव, गेहूं, धान, सरसों, मटर इत्यादि फसलों को बोया जाता था या उगाया जाता था। इसके अलावा कुटीर उद्योग का भी प्रचलन था। पणी व्यापारी होते थे, नद्र चटाई बनाने वाला होता था, कुंभकार वर्ग था, चर्मकार वर्ग था, वाय वस्त्र बनाने वाले थे, और निष्क आभूषण बनाने वाले भी थे। तो निष्क टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो निष्क किसके लिए प्रयोग किया जाता था, आभूषण के लिए। और निष्क शब्द का प्रयोग कहां पर आया है, या निष्क शब्द कहां पर उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा आप लोगों को। आप लोग कम समय में आप लोगों को यह अर्थव्यवस्था, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को हमने डिस्कस कर दिया। कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।